नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 9 के साइंस चैप्टर नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं और एक ही वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह। पुनरावलोकन करते हुए सबसे पहले हम देखेंगे परितंत्र क्या है। तो परितंत्र जैविक तथा अजैविक घटकों का समूह है। परितंत्र के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? परितंत्र के दो प्रकार हैं, जलीय परितंत्र तथा स्थलीय परितंत्र। परितंत्र के जैविक तथा अजैविक घटकों की अंतरक्रियाएं किस पद्धति से घटित होती हैं? परितंत्र के जैविक तथा अजैविक घटकों की अंतरक्रियाएं पोषण स्तर तथा ऊर्जा प्रवाह पद्धति से घटित होती हैं। अब देखेंगे परितंत्र का ऊर्जा प्रवाह। परितंत्र का ऊर्जा प्रवाह सबसे पहले प्राथमिक भक्षक, द्वितीयक भक्षक, सर्वोज भक्षक और सर्वभक्षी इस प्रकार से होता है। तो प्राथमिक भक्षक में जिसको हम शाकाहारी कहते हैं, द्वितीयक भक्षक मांसाहारी और सर्वोच्च मतलब जो मांसाहारी जीवों को खाते हैं सर्वोज भक्षक कहलाते हैं, और सर्वभक्षी मतलब जो सब कुछ खाते हैं। अब उदाहरण प्राथमिक भक्षक का टिड्डा, गिलहरी, हाथी आदि यह स्वयं पोषी पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं, और द्वितीयक भक्षक मेढक, उल्लू, लोमड़ी ये शाकाहारी प्राणियों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। सर्वोज भक्षक में शेर, बाघ मांसाहारी प्राणियों का भक्षण करते हैं, अन्य प्राणी इन्हें नहीं खाते। अब सर्वभक्षी मनुष्य, भालू ये वनस्पति जन्य पदार्थों और मांसाहारी दोनों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। आहार श्रृंखला और आधार जाल। उत्पादक भक्षक और मृतोपजीवी सजीवों में सदैव अंतर क्रियाएं होती रहती हैं। इन आंतरिक क्रियाओं का एक क्रम होता है, उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। परितंत्र में ऐसी एक दूसरे से जुड़ी हुई कई आहार श्रृंखलाएं समाविष्ट होती हैं, इनसे ही खाद्य जाल बनता है। कोई कीटक अनेक प्रकार की वनस्पतियों के पत्ते खाता है, परंतु वह कीटक मेढक, छिपकली, पक्षियों का भक्ष्य होता है। यह किसी आकृति की सहायता से दर्शाया जाए तो सीधी रेखा स्वरूप आहार श्रृंखला की जगह जटिल अनेक शाखाओं वाला जाल बनेगा। इसे ही प्राकृतिक खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य आहार श्रृंखला का ये चित्र है, इसमें भक्षक है ये, और ये पूरा इसका चित्र है। इसमें उत्पादक को भक्षक कीट पतंगे ने खाया, उसके बाद उसको मेढक ने खाया, मेढक को फिर इधर स्नेक ने, सांप ने खाया, भक्षक है, और इधर फिर भक्षक है जिसको हम गिद्ध बोलेंगे, सांप को गिद्ध ने खा लिया और गिद्ध को मृतोपजीवी ने खा लिया, और ये हमारा पूरा आहार श्रृंखला कंप्लीट हो जाती है। अब देखेंगे ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड। पोषण स्तर। आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को पोषण स्तर कहते हैं। पोषण स्तर का अर्थ है अन्न प्राप्त करने का स्तर। आहार श्रृंखला में अन्य घटक और ऊर्जा का अनुपात निम्न स्तरीय उत्पादक से लेकर उच्च स्तरीय भक्षक तक क्रमशः घटता जाता है, जैसे इस यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे ये उत्पादक है, उत्पादक वनस्पतियाँ उत्पन्न करती हैं इसलिए उत्पादक हो गई। दूसरा प्रथम पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर। उसके बाद वैज्ञानिकों का परिचय। पारिस्थितिकी पिरामिड यह संकल्पना सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक ने स्पष्ट की। इसी कारण पोषण स्तर पिरामिड को एल्टानियन पिरामिड भी कहा जाता है। ऊर्जा का पिरामिड।
आहार श्रृंखला में अनेक ऊर्जा विनिमय स्तर होते हैं। ऊर्जा विनिमय स्तर की रचना के अनुसार जब ऊर्जा का हस्तांतरण होता है तो मूल ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसी प्रकार सजीवों की संख्या भी निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर कम होती है। परितंत्र में ऊर्जा की इस रचना को ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। जैसे यहाँ पे है वनस्पति, जिसको हम प्लवक कहते हैं, इसकी एनर्जी रहती है 1 लाख किलो कैलोरी। ये 10,000 होना चाहिए, 10,000 किलो कैलोरी। तो अगले स्टेप में 10% कम हो जाता है। 10% जब कम हो जाएगा तो ये 1000 होगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर 10% कम होगा तो 100 होगा। ये फिर 10% कम होगा तो ये 10 किलो कैलोरी हो जाएगा। ये जलीय ऊर्जा का पिरामिड है। अब विघटक। विघटक सर्वोच्च भक्षक की मृत्यु के उपरांत उसके मृत शरीर का विघटन करने वाले विघटकों को यह ऊर्जा प्राप्त होती है। फफूंदी तथा सूक्ष्म जीव मृत प्राणियों के सजीव के शरीर का विघटन करते हैं, इन्हें विघटक कहते हैं। तीसरा, किसी भी परितंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। परितंत्र में हरी वनस्पतियां कुल सौर ऊर्जा की कुल ऊर्जा भोजन के रूप में संग्रहित करती हैं। विघटकों तक पहुंचने के पूर्व ये ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक प्रवाहित की जाती है। विघटकों द्वारा इसमें से कुल ऊर्जा उष्मा के रूप में उत्सर्जित की जाती है, परंतु इसमें से कोई भी ऊर्जा सूर्य की ओर वापस नहीं जाती। इसलिए ऊर्जा के प्रवाह को एक दिशीय माना जाता है। अगली हेडिंग है जैव भू रासायनिक चक्र। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी पोषक द्रव्य का प्रवाह चक्रीय होता है। प्रत्येक सजीव की वृद्धि के लिए विविध पोषक द्रव्यों की आवश्यकता होती है। परितंत्र में पोषण द्रव्यों के चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट है सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक द्रव्यों के अजैविक घटकों का जैविक घटकों में तथा जैविक घटकों का अजैविक घटकों में रूपांतरण होते रहता है। जैव भू रासायनिक चक्र के प्रकार। अब ये इसमें प्रकार दिया है वायु चक्र। प्रमुख अजैविक गैसीय पोषक द्रव्यों का संग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाता है। यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प आदि का समावेश होता है। और दूसरा, प्रमुख अजैविक पोषक द्रव्यों का संग्रह पृथ्वी पर मृदा, अवसाद व अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यहाँ आयरन मतलब लोहा, जिसको हम आयरन कहते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस तथा जमीन के अन्य घटकों का समावेश होता है। वायु चक्र की गति अवसादन चक्र से अधिक होता है। उदाहरण, किसी भाग में CO2 जमा हो तो वह वायु के साथ फैल जाती है अथवा वनस्पतियों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। क्या आप जानते हैं वायु चक्र व अवसादन चक्र, इन दोनों चक्रों को एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण, जैसे नाइट्रोजन गैसीय रूप में वातावरण में पाई जाती है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड यौगिक के रूप में मृदा, अवसाद में पाया जाता है। इसी प्रकार कार्बन अजैविक स्वरूप में मुख्यतः सीलावरण के पत्थर के कोयले, ग्रेनाइट, हीरा व चूने के पत्थर में पाया जाता है, जबकि वातावरण में CO2 वायु रूप में पाया जाता है। सामान्यतः कार्बन का अस्तित्व पत्थर के कोयले में वनस्पति व प्राणियों की अपेक्षा अधिक समय तक होता है। अगली हेडिंग है कार्बन चक्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन चक्र। कार्बन पहला पॉइंट है कार्बन के वायुमंडल से सजीवों तक और सजीवों के मृत्यु पश्चात पुनः वायुमंडल की ओर होने वाला अभिसरण तथा पुनः चक्रीकरण को कार्बन चक्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन के अजैविक परमाणुओं का प्रमुख रूप से जैविक अभिसरण और पुनः चक्रीकरण होता है। इसी कारण कार्बन चक्र एक महत्वपूर्ण जैव भू रासायनिक चक्र है। तीसरा पॉइंट, हरी वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा CO2 का रूपांतरण कार्बोज पदार्थों में करती हैं और वे प्रथिन तथा वसा युक्त जैसे कार्बनी पदार्थों भी तैयार करती हैं।
शाकाहारी प्राणी हरी वनस्पतियां खाते हैं। चौथा, शाकाहारी प्राणियों में मांसाहारी प्राणियों तक और मांसाहारी प्राणियों से सर्वोच्च भक्षक की ओर होती है। इसके बाद ये एक कार्बन चक्र का डायग्राम है। जिसमें सूर्य का प्रकाश मिला तो यहाँ से पेड़ पौधों ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर प्रकाश संश्लेषण किया, वनस्पतियों का शोषण हो गया और ये सारी चीजें हो रही हैं। कार्बन चक्र की प्रमुख जीवन क्रियाएं, ये 6CO2 प्लस 12H2O, ये सूर्य प्रकाश बना पर्णहरिम, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ये C6H12O6 प्लस 6O2 तंतु कणिका 6CO2 6H2O प्लस ऊर्जा के रूप में निकल जाएगा। पहला पॉइंट इसका, मृत्यु के पश्चात सभी उत्पादकों और भक्षकों का जीवाणु और फफूंदी से विघटकों द्वारा विघटन होकर CO2 गैस पुनः मुक्त होती है। एक जीवाणु से, एक सजीव से दूसरे सजीव तक कार्बन का अभिसरण चलता रहता है। सजीवों के मृत्यु उपरांत कार्बन प्रकृति को लौटाया जाता है और पुनः सजीवों के पास आता है। अगली हेडिंग है ऑक्सीजन चक्र। पहला पॉइंट इसका, पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 28% और जलमंडल तथा शीलावरण, ऐसे तीनों मंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 28% और जलमंडल तथा शीलावरण, ऐसे तीनों मंडलों में ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, जीवावरण में ऑक्सीजन का अभिसरण और उसके पुनः उपयोग को ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, वायुमंडल में ऑक्सीजन की निर्मित निरंतर होती रहती है और उसका उपयोग भी निरंतर होता रहता है। ऑक्सीजन अत्यधिक अभिक्रियाशील है तथा अन्य तत्वों और यौगिकों से उसका मिलन होता है। आणविक ऑक्सीजन O2, पानी H2O और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं अजैविक यौगिकों के स्वरूप में ऑक्सीजन पाए जाने के कारण जीवावरण का ऑक्सीजन चक्र जटिल होता है। छठा पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन की निर्मित होती है, जबकि श्वसन, ज्वलन, विघटन, जंग लगना जैसी क्रियाओं में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। क्या आप जानते हैं? पहला पॉइंट है, बहुसंख्या सूक्ष्म जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजीव कहते हैं। जिन सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अनॉक्सीजीवी कहते हैं। मतलब जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसे ऑक्सीजीवी और जिसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं उसे अनॉक्सीजीवी कहते हैं। कार्बोज पदार्थ, प्रथिन और वसा युक्त पदार्थों की निर्मित के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। पांचवा, ओजोन। ओजोन की निर्मित ऑक्सीजन से ही वायुमंडलीय क्रिया प्रक्रियाओं द्वारा होती रहती है। और ये ऑक्सीजन चक्र का चित्र है। नाइट्रोजन चक्र, तीनों चक्र में नाइट्रोजन चक्र भी महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या है? वायुमंडलीय, औद्योगिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में होना ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नाइट्रोजन कहलाता है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन से सूक्ष्म जीव मदद करते हैं? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में राइजोबियम सूक्ष्म जीव मदद करते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक अनुपात 78% पाया जाता है। प्राकृतिक चक्र का सातत्य अबाधित रखने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। प्रकृति में जैविक तथा अजैविक प्रक्रियाओं से नाइट्रोजन गैस के अलग अलग यौगिकों में होने वाला अभिसरण और पुनः चक्रीकरण नाइट्रोजन चक्र के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है,
सभी सजीव नाइट्रोजन चक्र में सहभागी होते हैं। पांचवा, नाइट्रोजन प्रथिन और न्यूक्लिक अम्लों का एक महत्वपूर्ण घटक है। अन्य तत्वों की तुलना में नाइट्रोजन निष्क्रिय, वह अन्य तत्वों के साथ सहजता से यौगिक नहीं बनाता। नाइट्रोजन चक्र की प्रमुख प्रक्रियाएं: नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, वायुमंडलीय, औद्योगिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रेट और नाइट्राइट में होना ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। अमोनीकरण, सजीवों के अवशेष उत्सर्जित पदार्थों का विघटन होकर अमोनिया मुक्त होना अमोनीकरण कहलाता है। नाइट्रीकरण, अमोनिया का रूपांतरण नाइट्राइट और नाइट्रेट में होना नाइट्रीकरण कहलाता है। विनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण होना विनाइट्रीकरण कहलाता है। ये नाइट्रोजन चक्र का चित्र है। नाइट्रोजन चक्र अब स्वाध्याय आएंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो स्वाध्याय, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चक्र का बारीकी से निरीक्षण करो। नीचे दी गई तालिका पूर्ण करो। जैव भू रासायनिक प्रक्रिया, जैव प्रक्रिया, अजैविक प्रक्रिया। कार्बन चक्र, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन विघटकों द्वारा अपघटन, ज्वलन, पानी में अवशोषण। ऑक्सीजन चक्र, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन विघटकों द्वारा अपघटन, ज्वलन, ओजोन निर्मित ऑक्साइड की निर्मिति। नाइट्रोजन चक्र, विघटकों द्वारा अपघटन, जैविक स्थिरीकरण, अमोनीकरण, औद्योगिक स्थिरीकरण, भौतिक स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गलत कथनों को सही करके उन्हें पुनः लिखना है। आहार श्रृंखला में मांसाहारी प्राणियों का पोषण स्तर द्वितीय पोषण स्तर होता है। उचित कथन है, आहार श्रृंखला में मांसाहारी प्राणियों का पोषण स्तर तृतीय होता है, क्योंकि आहार श्रृंखला में द्वितीय पोषण स्तर शाकाहारी प्राणियों का होता है। प्रथम पोषण स्तर स्वयं पोषी उत्पादक वनस्पतियों का होता है। शाकाहारी प्राणी वनस्पतियों से पोषक द्रव्य ग्रहण करते हैं और शाकाहारी प्राणियों को मांसाहारी प्राणी खाते हैं। दूसरा प्रश्न है, पोषण पदार्थों का परितंत्र में प्रवाह एक दिशा माना जाता है। क्यों? क्योंकि विघटकों, उचित कथन है, विघटकों द्वारा विघटकों तक पहुंचने के पूर्व ये ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर प्रवाहित की जाती है। विघटकों द्वारा इसमें से कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित की जाती है, परंतु उसमें से कोई भी ऊर्जा सूर्य की ओर वापस नहीं जाती। इसलिए पोषण पदार्थों का परितंत्र में प्रवाह एक दिशा माना जाता है। अगला प्रश्न है, परितंत्र की वनस्पतियों को प्राथमिक भक्षक कहा जाता है। यह कथन गलत है। उचित कथन, परितंत्र की वनस्पतियों को उत्पादक कहा जाता है। कारण लिखिए। कारण क्या है? परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है। पहला, ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। परितंत्र में हरी वनस्पतियां कुल सौर ऊर्जा की कुछ ऊर्जा भोजन में संग्रहित करती हैं। विघटकों तक पहुंचने के पूर्व ये ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर प्रवाहित की जाती है। चौथा, विघटकों द्वारा इसमें से कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित की जाती है, परंतु इसमें से कोई भी ऊर्जा सूर्य की ओर वापस नहीं जाती, इसलिए ऊर्जा के प्रवाह को एक दिशी होता है। अगला है दूसरा प्रश्न, विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्रों में संतुलन होना आवश्यक है। प्रकृति में विविध जैव भू रासायनिक चक्र चालू रहते हैं। शिलावरण, वातावरण, जलावरण से मिलकर बने जीवावरण के कारण यह चक्र निरंतर चलते रहते हैं। इस प्रक्रिया से कार्बनिक से अकार्बनिक घटक पुनः प्रकृति में वापस आते हैं। मिट्टी के जीवाणु तथा अन्य विघटक इस चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि जैव भू रासायनिक चक्र असंतुलित हो तो परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह खंडित हो जाता है। पोषण प्रवाह के पदार्थों का परितंत्रीय प्रवाह चक्रीय होता है। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक दिशी होता है। इस कारण पोषक
द्रव्य का प्रवाह चक्रीय होता है। प्रत्येक सजीव की वृद्धि के लिए विविध पोषक द्रव्यों की आवश्यकता होती है, इसलिए पोषण पदार्थों का परितंत्रीय प्रवाह चक्रीय होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उदाहरण सहित देना है। वनस्पतियों से सर्वोच्च भक्षक की ओर ऊर्जा प्रवाहित होते समय ऊर्जा के अनुपात में क्या अंतर दिखाई देता है? वनस्पतियों से सर्वोच्च भक्षक की ओर ऊर्जा प्रवाहित होते समय ऊर्जा के अनुपात में 10% अंतर दिखाई पड़ता है। परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह और पोषक द्रव्यों के प्रवाह में क्या अंतर होता है? परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह और परितंत्र में पोषक द्रव्यों का प्रवाह। परितंत्र का प्रवाह एक दिशीय होता है जबकि पोषक द्रव्यों का प्रवाह चक्रीय होता है। परितंत्र ऊर्जा को उत्पादक से उपभोक्ता तक एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक स्थानांतरित किया जाता है, जबकि उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता तक पोषक तत्व प्रदान होता है। तीसरा पॉइंट है, जिस ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जा सकता उसे वायुमंडल में वापस भेज दिया जाता है और पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक द्रव्य नष्ट नहीं हो सकते। चौथा, इसमें उपभोक्ताओं का पोषण एक दिशीय होता है। चौथा, अब घटकों का पोषण चक्रीय होता है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।